अदालत की चार दीवारें के भीतर सच आखिर है क्या? क्या वो जो वास्तव में हुआ था या सिर्फ वो जिसे साबित करने की अनुमति कानून देता है? इस विश्लेषण में हम एक बेहद दमदार और गहरे विषय की तह तक जाने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की, जिसे अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का नया रूप दे दिया गया है। ये वो कानून है जो तय करता है कि अदालतें किन बातों को सुन सकती हैं और किन बातों को कोर्टरूम के बाहर ही रोक दिया जाएगा। चलिए इस कानूनी चक्रव्यूह को डिकोड करते हैं। इस पूरी लीगल मशीनरी को समझने के लिए हमने इसे 5 अहम हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले फाउंडेशंस ऑफ एविडेंस, फिर एडमिशंस एंड डिक्लेरेशंस, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स एंड एक्सपर्ट्स, फिर बर्डन ऑफ प्रूफ और आखिर में विटनेसेस ऑन द स्टैंड। यही वो 5 पिलर्स हैं जिन पर किसी भी ट्रायल की पूरी इमारत खड़ी होती है। तो आइए सीधे शुरू करते हैं यूनिट 1 द फाउंडेशंस ऑफ एविडेंस से। ये कानून की वो ठोस बुनियाद है जहां यह तय किया जाता है कि किस चीज का वजूद है और अदालत के लिए क्या मायने रखता है। अदालत की नज़र में कोई तथ्य या फैक्ट प्रूव्ड तब माना जाता है जब एक आम समझदार इंसान यानी प्रूडेंट मैन ये मान ले कि वो चीज़ सच में एग्जिस्ट करती है। इसके एकदम उलट है डिसप्रूव्ड, जिसका मतलब है कि अदालत को पक्का यकीन हो जाए कि उस तथ्य का कोई वजूद ही नहीं है। लेकिन इन दोनों के बीच एक बेहद खतरनाक ग्रे एरिया भी है जिसे नॉट प्रूव्ड कहा जाता है। इसका मतलब है पूरी अनिश्चितता, यानी ना तो कुछ साबित हुआ और ना ही गलत साबित हुआ, मामला बीच में ही लटका है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है जिसे दूर करना जरूरी है। रेलेवेंसी और एडमिसिबिलिटी के बीच एक बहुत ही स्पष्ट और कठोर लकीर खींची गई है। देखिए, कोई बात लॉजिक के हिसाब से रेलेवेंट हो सकती है, उसका केस से सब्सटैंटिव कनेक्शन हो सकता है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि अदालत उसे साक्ष्य के रूप में स्वीकार कर लेगी। एडमिसिबिलिटी वो है जिसे अदालत वास्तव में कोर्टरूम के अंदर आने की इजाजत देती है, यानी जो रेलेवेंट है वो जरूरी नहीं कि एडमिसिबल भी हो। इस बात को आर बेडिंगफील्ड के इस दिल दहला देने वाले मामले से समझते हैं। एक महिला जिसका गला बुरी तरह काट दिया गया था, कमरे से बाहर भागते हुए चिल्लाती है, सी व्हाट हैरी हैज डन टू मी। यह खौफनाक घटना डॉक्ट्रिन ऑफ रिस गेस्टे को समझाती है। इस सिद्धांत का नियम है कि केवल वही बातें साक्ष्य मानी जाएंगी जो किसी घटना या ट्रांजैक्शन का एकदम सीधा और तात्कालिक हिस्सा हों। इस अंग्रेजी मामले में अदालत ने उस बयान को ही खारिज कर दिया क्योंकि घटना पूरी होने के बाद वो बयान दिया गया था। भारत में भी समय की इसी निकटता और स्पॉन्टेनिटी को बहुत ही बारीकी से परखा जाता है। आगे बढ़ते हैं यूनिट 2 एडमिशंस एंड डाइंग डिक्लेरेशंस की तरफ। ये मुकदमों का वो बेहद संवेदनशील हिस्सा है जहां आरोपियों और मरने वाले लोगों के बयानों को तराजू पर तोला जाता है। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो है एडमिशंस और कन्फेशंस के बीच का जबरदस्त अंतर। एक एडमिशन सिर्फ किसी तथ्य की ओर इशारा करता है, एक इन्फेरेंस देता है, चाहे मामला सिविल हो या क्रिमिनल। लेकिन एक कन्फेशन एक बहुत ही गंभीर और विनाशकारी बयान है। ये सीधे तौर पर और बिना किसी शर्त के अपराध या एब्सोल्यूट गिल्ट को स्वीकार कर लेता है। इस कठोर नियम की नींव पकाला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर के ऐतिहासिक फैसले ने रखी थी। इस केस ने साफ कर दिया कि एक लीगल कन्फेशन केवल तभी माना जाएगा जब वो अपराध के सभी तथ्यों को पूरी तरह से मान ले। अगर कोई बयान केवल कुछ संदिग्ध बातों को स्वीकार करता है तो वो कभी भी कन्फेशन नहीं हो सकता। ये कानून का एक ऐसा सख्त पहलू है जहां आधा सच सच नहीं माना जाता। इसी से जुड़ा है सेक्शन 27 डिस्कवरी का बेहद तकनीकी और निर्दयी मैकेनिज्म, जिसे पुलुकुरी कोटाया वी एम्परर के लैंडमार्क केस से समझा जा सकता है। नियम बिल्कुल साफ है, अगर पुलिस कस्टडी में कोई अभियुक्त कोई जानकारी देता है तो उस बयान का केवल वही हिस्सा साक्ष्य बनेगा जिससे कोई डिस्टिंक्ट फैक्ट या सबूत सीधे तौर पर रिकवर हो, जैसे कि हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार। बयान का बाकी हिस्सा, जिसमें शायद अपराध कबूला भी गया हो, उसे अदालत के दरवाजे के बाहर ही रोक दिया जाता है। अब जरा डाइंग डिक्लेरेशंस यानी मृत्युकालिक कथन की ताकत को देखते हैं, जिसे सेक्शन 32 में रखा गया है। भारत में इसके नियम बेहद शक्तिशाली हैं। यहाँ ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि बयान देने वाले को अपनी मौत का अंदेशा हो, बस उसका मर जाना इस बयान को अदालत में सबसे बड़ा सबूत बना देता है। इसके लिए किसी शपथ या ओथ की ज़रूरत नहीं है, और सबसे बड़ी बात, ये आखिरी बयान इतना वजनदार होता है कि सिर्फ और सिर्फ इसके आधार पर किसी को सजाए मौत या उम्र कैद दी जा सकती है। इस कॉन्सेप्ट को लक्ष्मण वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का मामला पूरी तरह से सीमेंट कर देता है। इस केस ने साबित कर दिया कि अगर कोई डाइंग डिक्लेरेशन बिल्कुल स्पष्ट और स्वैच्छिक है और एक डॉक्टर ने सर्टिफाई कर दिया है
कि व्यक्ति मानसिक रूप से फिट था, तो वहां मजिस्ट्रेट की गैर मौजूदगी जैसी कोई भी तकनीकी कमी इस बयान को खारिज नहीं कर सकती। मौत के मुंह में खड़े इंसान के आखिरी शब्दों की गूंज कानूनी तकनीकी नियमों से कहीं ज्यादा ऊंची होती है। चलिए अब रुक करते हैं यूनिट 3 डॉक्यूमेंट्स एंड एक्सपर्ट ओपिनियंस का। इंसानी बयानों से हटकर अब हम बात करेंगे कागजों की, डिजिटल लॉग्स की और उन्हें डिकोड करने वाले एक्सपर्ट्स की। सेक्शन 45 के तहत अदालत में उठकर कोई भी अपनी राय नहीं दे सकता। एक एक्सपर्ट टेस्टिमनी का दायरा बहुत ही लिमिटेड होता है। केवल फॉरेन लॉ, साइंस, आर्ट, हैंडराइटिंग, फिंगर इंप्रेशंस और अब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जैसे खास विषयों पर ही विशेषज्ञों को बुलाया जाता है। लेकिन हाँ, एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि विशेषज्ञ केवल अपनी राय देते हैं। अंतिम फैसला सुनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ अदालत का ही होता है। दस्तावेजों की बात करें तो एविडेंस लॉ प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस के बीच एक बहुत ही गहरी और स्पष्ट लाइन खींचता है। प्राइमरी एविडेंस यानी वो ओरिजिनल दस्तावेज जो खुद अदालत के सामने टेबल पर रखा जाता है। ये साक्ष्य का गोल्ड स्टैंडर्ड है। इसके मुकाबले सेकेंडरी एविडेंस जैसे कोई फोटोकॉपी या सर्टिफाइड कॉपी को अदालत में तभी एंट्री मिलती है जब ओरिजिनल दस्तावेज मौजूद ना हो, और इसके नियम बहुत ही ज्यादा सख्त हैं। आज के डिजिटल दौर में ये नियम और भी क्रिटिकल हो जाते हैं। अर्जुन पांडितराव खुटकार वर्सेस कैलाश कोरंटियाल के लैंडमार्क जजमेंट ने सीसीटीवी फुटेज या व्हाट्सएप मैसेज जैसे इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के लिए बिल्कुल अटल नियम तय कर दिए हैं। अगर कोर्ट में कोई प्रिंटआउट या कॉपी पेश की जाती है तो सेक्शन 65B का सर्टिफिकेट अनिवार्य है, मैंडेटरी है। लेकिन अगर अदालत में वो ओरिजिनल डिवाइस यानी खुद वो फोन या लैपटॉप ही पेश कर दिया जाए तो वो प्राइमरी एविडेंस बन जाता है और फिर किसी सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं होती। आगे बढ़ते हैं यूनिट 4 द बर्डन ऑफ प्रूफ की तरफ। ये ट्रायल का वो सबसे क्रिटिकल फेज है जहां ये तय होता है कि सबूत पेश करने का भारी बोझ, जिसे ओनस प्रोबैंडी कहते हैं, आखिर किसके कंधों पर है। अदालत का कमरा किसी रणनीतिक युद्ध के मैदान से कम नहीं होता। सेक्शन 101 के तहत जो इनिशियल बर्डन है वो हमेशा अभियोजन या दावा करने वाले पर रहता है और वो कभी शिफ्ट नहीं होता। लेकिन सेक्शन 102 के तहत जो एविडेंशियल बर्डन है वो पूरे ट्रायल के दौरान पेंडुलम की तरह एक पक्ष से दूसरे पक्ष की ओर स्विंग करता रहता है, और इन सब के बीच एक मजबूत ढाल की तरह खड़ा होता है प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, जिसका सीधा सा मतलब है कि आरोपी तब तक निर्दोष है जब तक उसका अपराध बिना किसी शक के साबित न हो जाए। लेकिन याद रहे, कुछ अपराध इतने जघन्य होते हैं कि कानून खुद अपना रुख बदल लेता है। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस नरेश का मामला इसका एक बेहद सशक्त उदाहरण है। सेक्शन 113B के तहत अगर ये साबित हो जाए कि शादी के 7 साल के भीतर दहेज के लिए प्रताड़ना हुई और उस महिला की संदिग्ध हालत में मौत हुई है, तो अदालत को एक अनिवार्य प्रिजम्पशन यानी शैल प्रिज्यूम के तहत ये मानकर ही चलना होगा कि मौत उसी ने की है। ऐसे मामलों में निर्दोष होने का सारा बोझ पलटकर सीधे आरोपी के कंधों पर आ गिरता है। सबूतों के इस शतरंज में सेक्शन 115 का एस्टॉपल एक लीगल ट्रैप, एक जाल की तरह काम करता है। अगर कोई व्यक्ति अपने किसी बयान या काम से जानबूझकर किसी दूसरे को किसी बात पर यकीन दिला देता है और दूसरा व्यक्ति उसी भरोसे पर कोई कदम उठा लेता है, तो बाद में वो पहला व्यक्ति अदालत में अपनी ही बात से मुकर नहीं सकता। कानून पूरी तरह से उसे अपना बयान बदलने से रोक देता है, उसे डिनाय करने से बैन कर देता है। और अब हम आते हैं हमारे आखिरी पड़ाव यूनिट 5 विटनेसेस ऑन द स्टैंड पर। इस पूरी कानूनी प्रक्रिया के मानवीय तत्व की ओर बढ़ते हैं, जहां गवाहों को सीधे कटघरे में खड़ा किया जाता है। लेकिन कोर्ट रूम में हर किसी को सब कुछ बोलने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशंस कानून की वो अभेद्य दीवारें हैं जिन्हें कोई जज भी नहीं तोड़ सकता। पति पत्नी के बीच की प्राइवेट बातें, एडवोकेट और क्लाइंट के बीच के राज, राज्य के मामलों की गोपनीय जानकारी और पुलिस इन्फॉर्मेंस की पहचान, इन सब को साक्ष्य अधिनियम के तहत पूरी तरह से प्रोटेक्टेड और सुरक्षित रखा गया है। जब कोई गवाह कटघरे में आता है तो उसे एक बेहद सख्त अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले होता है एग्जामिनेशन इन चीफ, जहां अपनी ही पार्टी गवाह से सवाल पूछती है। लेकिन ध्यान रहे, यहां लीडिंग क्वेश्चंस पूछने की सख्त मनाही होती है। इसके बाद शुरू होता है क्रॉस एग्जामिनेशन, जो विरोधी पक्ष का एक तीखा और सीधा हमला है। यहां लीडिंग क्वेश्चंस ही सबसे बड़ा हथियार होते हैं। और अंत में अगर क्रॉस एग्जामिनेशन में गवाह डगमगा जाए तो डैमेज कंट्रोल के लिए री एग्जामिनेशन का इस्तेमाल किया जाता है।
पर सोचिए, तब क्या हो जब अपनी ही पार्टी का गवाह गद्दारी कर दे। सातपाल वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के मामले ने हॉस्टाइल विटनेस के सिद्धांत को एकदम साफ कर दिया। अगर कोई गवाह पलट भी जाए तो अदालत उसकी पूरी गवाही को उठाकर कचरे में नहीं फेंक देती। हमारे न्याय की ये मशीनरी इतनी सटीक है कि वो एक टूटी हुई और बिखरी हुई गवाही के मलबे से भी सच्चाई के वो टुकड़े निकाल सकती है जो रिलायबल और भरोसेमंद हों। आज का हमारा एजेंडा बिल्कुल क्लियर कट है। हम शुरुआत करेंगे BSA 2023 के इंट्रोडक्शन से, उसके बाद टाइप्स ऑफ एविडेंस और प्रिजम्पशंस को समझेंगे। फिर हम इन एविडेंशरी डॉट्स को कनेक्ट करेंगे, एडमिशंस और कन्फेशंस के थोड़े खतरनाक इलाके में जाएंगे, डाइंग डिक्लेरेशन की पावर को देखेंगे और आखिर में कोर्ट जजमेंट्स की रेलेवेंसी पर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यूनिट 1, इंट्रोडक्शन टू BSA 2023, मॉडर्नाइजिंग द स्केल्स ऑफ जस्टिस। आइए इसके कोर कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। क्रिमिनल जस्टिस का एक गोल्डन थ्रेड है जो हमेशा बरकरार रहता है। An accused is presumed innocent until proven guilty। अब इस निर्दोषता और अपराध के बीच किसी भी ट्रायल में दो तरह के फैक्ट्स होते हैं। पहला है फैक्ट इन इश्यू। ये वो मेन डिस्प्यूटेड फैक्ट्स हैं जिन पर पूरा का पूरा केस टिका होता है। और दूसरा होता है रेलेवेंट फैक्ट्स। ये वो कनेक्टेड फैक्ट्स हैं जो आगे चलकर एम्यूनिशन का काम करते हैं। सिंपल शब्दों में कहें तो फैक्ट इन इश्यू हमारी मंजिल है जहां हमें पहुंचना है, और रेलेवेंट फैक्ट्स वहां तक पहुंचने का रास्ता है। आगे बढ़ते हैं यूनिट 2 की तरफ। टाइप्स ऑफ एविडेंस एंड प्रिजम्पशंस, द वेपन्स ऑफ द कोर्ट रूम। जब बात आती है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की तो रूल्स एकदम स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। लैंडमार्क हनुमंत गोविंद केस ने इसके लिए एक पंचशील तैयार किया था। इसका मतलब है एक ऐसी चेन जो 5 कड़ियों से बनी हो और बिल्कुल अटूट हो। सर्कमस्टांसेस पूरी तरह इस्टेब्लिश्ड होने चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ गिल्ट की तरफ इशारा करें, उनका नेचर कंक्लूसिव हो, दूसरी कोई भी पॉसिबिलिटी वहां ना बचे और चेन ऑफ एविडेंस बिल्कुल अनब्रोकन हो। एक भी कड़ी टूटी तो कन्विक्शन नहीं हो सकता। द चेन मस्ट बी एब्सोल्युटली कंप्लीट। अब आते हैं प्रिजम्पशंस पर। देखिए, किसी भी गवाह के स्टैंड पर आने से पहले ही कोर्ट सबूतों को वे करना शुरू कर देती हैं। यहाँ 3 कैटेगरीज हैं। पहला है मे प्रिज्यूम। ये कोर्ट का डिस्क्रेशनरी पावर है, एक प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट जिसे रिबट किया जा सकता है यानी काटा जा सकता है। दूसरा है शैल प्रिज्यूम। ये कानून का मैंडेटरी डायरेक्शन है, इसको रिबट तो कर सकते हैं पर शुरुआत में कोर्ट को इसे मानना ही पड़ेगा। और आखिर में सबसे हेवी आता है कंक्लूसिव प्रूफ। ये इररिबटेबल है। एक बार जो साबित हो गया तो लॉ पब्लिक पॉलिसी के बेस पर उसके खिलाफ कोई और सबूत आने ही नहीं देगा। बिल्कुल गेम ओवर। एक चीज यहाँ बिल्कुल क्लियर करनी होगी, रेलेवेंसी और एडमिसिबिलिटी ये दोनों एक नहीं है। राम बिहारी यादव केस में बिल्कुल साफ चेतावनी दी गई थी कि कोई फैक्ट लॉजिक के हिसाब से रेलेवेंट जरूर हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि स्ट्रिक्ट लीगल रूल्स उसे एविडेंस के रूप में एडमिट कर लेंगे। लॉजिक और प्रोबेबिलिटी से रास्ते तो जुड़ सकते हैं, लेकिन कोर्टरूम का दरवाजा खुलेगा या नहीं ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिक्ट कानून तय करता है। यूनिट 3 पर आते हैं, कनेक्टिंग द एविडेंशियरी डॉट्स, द हीट ऑफ द एक्शन। यहाँ हमारा सामना होता है रेस गेस्टे के प्रिंसिपल से। अब ये क्या है? क्राइम होने के दौरान उसी सेम ट्रांजैक्शन में कहीं की गई बातें जो उस मेन इवेंट का ही हिस्सा बन जाए। हिस्टोरिक RV बेडिंगफील्ड केस हमें सिखाता है कि यहाँ टाइम और स्पॉन्टेनिटी की असली ताकत क्या है। घटना के तुरंत बाद निकला स्टेटमेंट रेस गेस्टे बन जाता है। क्यों? क्योंकि उस फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड में किसी झूठी कहानी को गढ़ने का या फैब्रिकेट करने का मौका ही नहीं मिलता। अगर हम BSA के सेक्शन 6 को देखें तो एक क्रिमिनल एक्ट की टाइमलाइन 4 हिस्सों में बंटती है, इंटेंशन, प्रेपरेशन, अटेम्प्ट और अकम्प्लिशमेंट। देखिए, सिर्फ इंटेंशन या इरादा रखने की कोई सजा नहीं होती, लेकिन प्रेपरेशन और घटना के बाद का जो कंडक्ट होता है वो ट्रायल के सबसे बड़े सबूत बनते हैं। हथियार कहाँ से आया, घटना के बाद वो इंसान कैसे भागा, ये सब सेक्शन 6 के अंदर डायरेक्टली रेलेवेंट हो जाता है। ट्रायल की इस हीट में 3 और क्रूशियल मैकेनिज्म्स काम आते हैं। पहला, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड या टिप। ये एक आई विटनेस को टेस्ट करने के लिए बहुत बड़ी कोरोबोरेटिव वैल्यू रखता है। दूसरा है कॉन्स्पिरेसी। मिर्जा अकबर केस इसका क्लासिक एग्जाम्पल है, जहां कॉमन इंटेंशन में एक व्यक्ति का एक्ट पूरी साजिश में दूसरे के खिलाफ सबूत बन जाता है। और तीसरा, प्ली ऑफ एलिबाई, यानी ये कहना कि मैं तो वहां था ही नहीं।
दूधनाथ पांडे केस साफ करता है कि एलिबाई साबित करने का बर्डन बहुत हैवी होता है। ये प्रैक्टिकली प्रूव करना पड़ता है कि उस स्पेसिफिक टाइम पर क्राइम सीन पर आपका होना नामुमकिन था। आगे बढ़ते हैं यूनिट 4 की तरफ, एडमिशंस एंड कन्फेशंस, द वर्ड्स ऑफ द अक्यूज्ड। ये किसी भी अक्यूज्ड के लिए सबसे डेंजरस टेरिटरी है। आखिर ये कन्फेशन है क्या? पकाला नारायणस्वामी केस में लॉर्ड एटकिन ने इसे बहुत बखूबी डिफाइन किया था। एक कन्फेशन तभी कन्फेशन है जब वो या तो कंप्लीटली ऑफेंस को एडमिट करे या एटलीस्ट उन सारे फैक्ट्स को एक्सेप्ट करे जिनसे मिलकर वो ऑफेंस बनता है। और ध्यान दीजिए, पल्लविंदर कौर केस एक बहुत स्ट्रिक्ट लाइन ड्रॉ करता है। कोर्ट कभी भी किसी स्टेटमेंट से सिर्फ अपने पसंद के इनकल्पेटरी हिस्से चुनकर बाकी एक्सकल्पेटरी हिस्सों को इग्नोर नहीं कर सकता। कन्फेशन या तो पूरा एक्सेप्ट होगा या फिर पूरा रिजेक्ट, चेरी पिकिंग अलाउड नहीं है। तो यहाँ एक बहुत ही हाई स्टेक्स वाला सवाल सामने आता है। सोचिए इस बारे में, क्या पुलिस कस्टडी के भारी दबाव और स्ट्रिक्ट शैडो के अंदर दिए गए कन्फेशन को कभी भी कोर्टरूम में एक रेलेवेंट एविडेंस माना जा सकता है? इसका जवाब है हाँ, लेकिन इसके बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्सेप्शंस हैं। पहला एक्सेप्शन ये है कि अगर कन्फेशन बिल्कुल मैजिस्ट्रेट के इमीडिएट प्रेजेंस में दिया गया हो, और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर वो कन्फेशन डिस्टिंक्टली किसी नए फिजिकल फैक्ट की डिस्कवरी करवाता हो, जैसे द्योमन उपाध्याय केस में देखा गया, जहां मर्डर वेपन की डिस्कवरी से ही बयान की सच्चाई अपने आप कन्फर्म हो जाती है। सेक्शन 23(2) का प्रोवाइजो ठीक इसी चीज को रेलेवेंट बनाता है। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट, जब एक को अक्यूज्ड खुद डूबते हुए दूसरे को भी अपने साथ डुबाने की कोशिश करता है, तो कानून उसे बहुत शक की नजरों से देखता है। कश्मीरा सिंह केस में ये क्लियरली एस्टैब्लिश हो गया था कि एक को अक्यूज्ड का कन्फेशन एविडेंस का एक बहुत वीक पीस होता है। सिर्फ इस एक आधार पर किसी को सजा नहीं दी जा सकती। इसके लिए स्ट्रॉन्ग करॉबरेशन यानी बाकी पुख्ता सबूतों के मैसिव सपोर्ट का होना बिल्कुल अनिवार्य है। अब चलते हैं यूनिट 5 पर, द डाइंग डेक्लेरेशन, फाइनल वर्ड्स एंड एब्सोल्यूट ट्रूथ्स। डाइंग डेक्लेरेशन के पीछे एक बहुत ही एंशंट और प्रोफाउंड प्रिंसिपल काम करता है, मोरिटोरम प्रिज्यूमेटोरम मिंटीरी। इस लैटिन फ्रेज का सीधा सा मतलब ये है कि जो व्यक्ति मरने वाला है उसके होंठों पर सच बैठा होता है। लॉ ये मानकर चलता है कि कोई भी इंसान अपने मेकर से, अपने भगवान से मिलने जाने से ठीक पहले झूठ तो नहीं बोलेगा। चूंकि मरने वाला व्यक्ति आगे क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए अवेलेबल नहीं होता, इसी वजह से डाइंग डेक्लेरेशन को एविडेंस के रूप में ऐसी मैसिव पावर मिलती है। लेकिन यहाँ इंडियन लॉ अपनी रियल ताकत दिखाता है। इंग्लिश लॉ के स्ट्रिक्ट रूल्स के उलट इंडिया में ये सिविल और क्रिमिनल दोनों केसेस में एडमिसिबल है। एक बड़ा फर्क ये भी है कि डिक्लेरेंट को इस बात की उम्मीद होना जरूरी नहीं है कि वो बस मरने ही वाला है। कौशल राव केस ने तो यहां तक साबित कर दिया कि अगर एक डाइंग डिक्लेरेशन बिल्कुल ट्रस्टवर्दी है, उसमें कॉन्फिडेंस इंस्पायर होता है, तो वो अकेले ही सिंगल हैंडेडली कन्विक्शन का बेसिस बन सकता है। अगर स्टेटमेंट आधा अधूरा भी हो लेकिन मेन फैक्ट्स को लेकर फैक्चुअली एब्सोल्यूट हो, तो लॉ उसे जरूर एडमिट करेगा। और अब आते हैं हमारे आखिरी यूनिट 6 पर, रेलेवेंसी ऑफ कोर्ट जजमेंट्स, द फाइनल वर्डिक्ट्स। देखिए, जब बाजी पलटती है और फाइनल वर्डिक्ट आता है तो जजमेंट्स मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, जजमेंट इन रेम और जजमेंट इन पर्सोनम। जजमेंट इन रेम एक एब्सोल्यूट स्टेटस तय करता है, जैसे प्रोबेट का फैसला जो पूरी दुनिया के खिलाफ बाइंडिंग होता है। वहीं दूसरी तरफ जजमेंट इन पर्सोनम उन ऑर्डिनरी जजमेंट्स को कहते हैं जो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक पार्टीज के बीच के प्राइवेट डिस्प्यूट को सॉल्व करते हैं। ये उन्हीं स्पेसिफिक लोगों पर बाइंडिंग होते हैं। लॉ एक पॉइंट पर आकर बिल्कुल रूथलेस और फाइनल हो जाता है, और इस बात को लॉक करता है सेक्शन 34। एक बार जब किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने किसी मामले पर अपना जजमेंट सुना दिया, तो उन्हीं सेम फैक्ट्स पर एक दूसरे ट्रायल के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। इसे लॉ में रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल भी कहते हैं। यह इंश्योर करता है कि डिस्प्यूट्स अनंत काल तक एंडलेसली ना चलते रहें। एक आखिरी फाइनलिटी आनी ही चाहिए। तो अब इस पूरे एक्सप्लेनर के एंड में आकर एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल घूम फिर कर दिमाग में आता है। भारतीय साक्षर अधिनियम 2023 स्टेट की इस भारी अनफॉरगिविंग मशीनरी और देश के नागरिक के सेक्रेड प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस के बीच आखिर कितनी इफेक्टिवली बैलेंस बना पाता है। प्रूफ का ये नया आर्सेनल सच को सामने लाने के लिए डिज़ाइन तो ज़रूर किया गया है, लेकिन क्या ये आगे चलकर जस्टिस के स्केल्स को हमेशा परफेक्टली निष्पक्ष रख पाएगा? ये एक ऐसा प्रोवोकेशन है जो हम सबको आधुनिक कानूनी युग में और ज़्यादा सोचने पर मजबूर करता है।